है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, कहा गया द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाई सेलिंग अ सेंटर टेबल फॉर ₹13,440 इज इक्वल टू द लॉस परसेंट मेड बाई सेलिंग द सेम टेबल फॉर 10,560 एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी सेंटर टेबल को 10,560 में बेचे गए जो यानी उसके बराबर होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए हमें इसे कितना बेचना चाहिए। यानी यहाँ पर सिंपल सा सवाल है कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंट है वो आपके लॉस के परसेंट के बराबर है। आंसर हमारा हो जाएगा 14,400। अब ये कैसे आया वो हम देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस का एक वो वाला टाइप जहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो हमारे लॉस के परसेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मेरे भाई ऐसा दिया गया हो कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा मेरे भाई लॉस के परसेंट के, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट हम किसे बोलते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बोलते हैं, और लॉस परसेंट कितना बोलते हैं, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बोलते हैं। 100 से 100 खत्म, सीपी हमारा सेम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट बराबर लॉस हो गया। यानी किसी वस्तु को मैं बेच रहा हूं और जितने रुपए का लाभ मिल रहा है ना उतने ही रुपए का हानि मिल रहा है। तो याद करो जो बटरफ्लाई कंसेप्ट हम हमेशा पढ़ाया करते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि अगर किसी वस्तु का मान लीजिए यहां पर कोई सीपी है, मैंने यहां पर इसे कितने में बेचा, तो मैंने यहां पर इसे 13,440 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट मिला। और यदि मैं यहां पर इस आर्टिकल को 10,560 में बेचूंगा तो मुझे लॉस होगा। मेरा प्रॉफिट मेरे लॉस के बराबर है। और जब जब मैंने आपको सिखाया कि जब प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों बराबर होते हैं उस केस में मेरे भाई यहां पर सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई 13,000, 10,000, 23,000 और ये हमारा 24,000, 24,000 का आधा सीधा कितना हो जाएगा दोस्त, यहां पर 12,000 हो जाएगा। कई बार मैंने आपको पढ़ाया कि जब प्रॉफिट की वैल्यू लॉस के बराबर हो जाती है तो सीपी निकालने के लिए दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। अब आपके पास कोई वस्तु है और वो वस्तु कितने की है, 12,000 की है, और आप इस 12,000 के आर्टिकल को 20% पर बेचना चाहते हो, 20% के लाभ कमाना चाहते हो, तो कितने में बेचोगे। तो कॉमन सेंस की बात है, आप यहां क्या बोलोगे, बोलोगे सर सेलिंग प्राइस निकालना है। जो दिया गया है वो मेरे भाई क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है, यानी 12,000 क्या है, तो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। 100% के समान पे 20% का लाभ, यानी कितने में बेचूंगा, तो 120% में बेचूंगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 120। 2 0 से 2 0 खत्म, 12 इंटू 12 144 और 2 0 यहाँ साथ में। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे लेके। तो कभी भी इस सवाल को देखना अपने आसपास, कभी भटकता तुम्हें मिले कि प्रॉफिट परसेंट बराबर लॉस परसेंट, इसका मतलब प्रॉफिट बराबर लॉस। और अगर ऐसा आ गया कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है तो सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या करोगे, आधा करोगे। 24,000 का आधा कितना हो गया, 12,000। 12,000 का 20% निकाल के उसमें जोड़ दो, तुम्हारा आंसर मेरे भाई आ जाएगा। तो छोटू मोटू सवाल हमारा यहाँ पर ये था। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एकदम थोड़ा सा स्पीड वे में चलेंगे मेरे भाई ताकि हम सभी सवालों को टचअप कर पाए, समझ पाए। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवालों का लेवल देखिए बढ़िया है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि व्हेन अ वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन द एरिया एंक्लोज्ड बाय इट इज 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल व्हाट विल बी द एरिया एंक्लोज्ड बाय द वायर। कहने का मतलब कि एक मेरे पास वायर है और उस वायर को यदि मैं यहाँ पर वर्ग का आकार देता हूँ तो इतने का क्षेत्रफल बनता है। यदि मैं यहाँ पर उसको वृत्त का आकार दूंगा, सर्कल का आकार दूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का क्षेत्रफल बनेगा। कई बार हम आपको समझाए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया और यहाँ पर दोस्त हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ये सर्कल हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया, समझते चलिएगा छोटी छोटी बातों को लेके। ठीक है, कि वायर जो है वो फिक्स है, अगर आप उसको इसका आकार दोगे तो आपका क्षेत्रफल कितने का बनेगा, तो आपका क्षेत्रफल 5, 9, 2 और 9 का बनेगा। और अगर आप उसको सर्कल का आकार दोगे तो आपका एरिया मेरे भाई कितना बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इस सवाल में मान लीजिए कि मेरे 3 ऑप्शंस ऐसे रहते जो हमारा इससे कम रहता तो वो ऑप्शन को हम आंसर टिक करते जो हमारा इससे ज्यादा होता। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब पेरीमीटर हमारा कांस्टेंट होता है और पेरीमीटर हमारा सेम होता है तो हमेशा सर्कल का एरिया किससे ज्यादा होता है, स्क्वायर के एरिया से। क्योंकि हमारे चारों के चारों ऑप्शन इससे ज्यादा है तो हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब एक रस्सी को लेकर आप उसे अलग अलग आकार देते हैं तो उस केस में कंसेप्ट क्या लगता है। उस केस में कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर इतना लगता है कि सभी का पेरीमीटर हमारा क्या हो जाता है, बराबर। आप उस वायर को चाहे स्क्वायर बना दीजिए, आप उस वायर को सर्कल बना दीजिए, आप उसको ट्रायंगल बना दीजिए, वायर तो फिक्स है ना, लंबाई है ना। अब मैं अपने हाथ के
धागे को खोल के कोई भी आकार दे दूं, धागे की लंबाई तो फिक्स होगी, पेरीमीटर तो फिक्स होगा, यानी इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के मुझे क्या करना है, बराबर करना है। और पेरीमीटर बराबर करेंगे उसके बाद हम यहाँ क्या निकालेंगे, एरिया। तो सबसे पहले मेरे भाई इसका एरिया दिया गया है, ए स्क्वायर का मान मेरे भाई कितना है, तो 5929 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ रूट करेंगे तो ए का रूट हमारा इतना हो जाएगा, और ये हमारा किसका है, इसका रूट करोगे तो 77 हो जाएगा। फटाफट माइंड में कैलकुलेट करना मेरे भाई आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारी 77 आ गई। इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे 77 × 4। और मेरे भाई इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो 2 × 22/7 × r, 2πr, ठीक है। एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना 4 है, और एक सर्कल का पेरीमीटर कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 2πr। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करिए। बोलेंगे सर देखिए 2 से आपका 2 बार में चला जाएगा, 2 से आपका 11 बार में चला जाएगा, और 11 से आपका 7 बार में, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 7 यानी 49, और रेडियस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 49। अब रेडियस हमारा 49 आ गया, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी द एरिया इंक्लोज्ड बाय द वायर। एरिया मेरे भाई निकालना है। एरिया निकालना है तो हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर एरिया जो होता है सर्कल का वो कितना होता है, πr² यानी 22/7 इंटू हमारा कितना r, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो r यहाँ पे 7 से हम कितनी बार में काटेंगे, 7 बार में, ठीक है। 2 × 9 18, 8 × 7 56, इक्याई के स्थान में 6 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। पूरा किसने बोला था मल्टीप्लाई करने को, करना ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आप खुद ही देखो ना, 2 × 9 18, 18 का मतलब 8 हो गया, 8 × 7 56, 56 का मतलब 6 हो गया। एक ही ऑप्शन का इक्याई के स्थान 6 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक वायर को तुम अलग अलग शेप दे रहे हो तो उनका पेरीमीटर को हमें क्या करना है मेरे भाई, सेम रखना है यहाँ पे। तो पहले इसके एरिया से साइड निकाल लिया, साइड निकालने के बाद इसका पेरीमीटर बराबर कर दिया, यहाँ से इसकी रेडियस आ गई, और रेडियस के बाद हमने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए आइए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं MTS 25/2023, अभी रिसेंट में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 17:15। इफ द पाथ इज 40 मीटर वाइड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, 2 का मान मेरे भाई 40 है, 1 का मान 20 हो गया, 17 दूना 34, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अब ये हमारा क्या है और कैसे है, क्या कहा गया है, देखो बहुत ही सिंपल सवाल है कि वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि 15 दूना 30 हो जाएगा, आंतरिक वृत्त है ना, तो 15 दूना 30 यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए, यहाँ पर मेरे भाई 2 तरह के सर्कल की बात कही गई है, एक हमारा छोटू सर्कल है और एक हमारा बड़ा सर्कल है। ठीक है, और यहां पर कहा गया है, समझिए इस बात को लेके, कि वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि का अनुपात 17 और 15 है, यानी छोटा वाला रेडियस हमारा कितना है, तो 15 यूनिट है, और बड़ा वाला रेडियस हमारा कितना है, तो 17 यूनिट है। ठीक है, फिर कहा गया यदि पथ जो है हमारा 40 मीटर चौड़ा है, जैसा कि आपको पता है कि जो विड्थ होता है, जो चौड़ाई होती है, वो कितना यूनिट होता है मेरे भाई, तो यहां पर इसी को हम चौड़ाई बोलते हैं, बताइए। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक 15 यूनिट, पूरा का पूरा मान हमारा कितना यूनिट, 17 यूनिट। तो ये जो हमारा गैप होगा दोस्त, यहाँ पे ये जो हम यहाँ गैप की बात करेंगे, तो ये हमारा गैप कितना हो जाएगा, तो ये गैप हमारा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सवाल में मेरे भाई इसी 2 यूनिट का मान दे रखा है, यानी ये जो चौड़ाई हमारी 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर क्या है, तो उसका गैप है, चौड़ाई है, ये 15 यूनिट, पूरा 17 यूनिट, यानी ये 2 यूनिट का मान है। तो जितने का मान होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमें पता क्या करना है, इनर रेडियस पता करना है। इनर रेडियस का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 15 का मान पता करना है, तो 15 से क्या करेंगे, तो मेरे भाई गुना करेंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 300 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, और वहीं बाहर वाला पूछता तो 17 से गुना करके 340 बता देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला प्यारा सवाल, कई बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, कई बार मेरे भाई, और ये क्वेश्चन देखिए कुछ उसी प्रकार है कि 11,000 रुपये की राशि पर 11,000 रुपये की राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हमें पता करना है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन अ सम ऑफ 11,000 एट अ रेट ऑफ 11% पर एनम। दोस्त समझो इस बात को लेके, 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। बहुत लोग इसे ट्री मेथड लगाएंगे, बहुत लोग इसे जो है
है सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 11 का स्क्वायर 121 यानी 13.1, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। बट ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, आप चाहो तो मेरे भाई रेशियो फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले मेथड नंबर 1 अगर हम यहाँ सक्सेसिव से लगाते हैं तो सक्सेसिव से लगाते हैं तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है रेट इनटू टाइम, यानी 11% के रेट से 2 साल यानी कितना हो जाएगा, तो 22% हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो मेरे भाई 11% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कई बार हम आपको बताएं 11% और 11% का सक्सेसिव निकालना है तो पहले क्या होता है, दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, फिर दशमलव, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। जब भी सक्सेसिव निकालना है दो संख्याओं का, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद इन्हें जोड़ दो। यहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे, ये इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो यानी 23.21 मेरे भाई 23.21%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 23.21% हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो सम की वैल्यू दी है और पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, यानी ये जो 11,000 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कितने % का मान होगा, तो 100% का। और मुझसे पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस, 23.21 में से 22 घटा दो तो यानी 1.21 पूछा है मेरे भाई, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा, 00, 2 0 1 0 मिलके पूरा का पूरा खत्म। ये 11 का क्यूब है, कितना हो जाएगा 1331, और लास्ट में 10 से भाग कर दो 133.1, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। सक्सेसिव आना चाहिए आपको, अगर सक्सेसिव नहीं आ रहा है तो दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पे इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम होता है, सक्सेसिव हमने इतना लगाया, ये हमारा आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ फॉर्मूले के माध्यम से बनाऊं दोस्त, तो कैसे बनेगा आप देखते चलो आप। अगर मैं इसको फॉर्मूले से बनाऊं तो क्या बोला गया सवाल में, 2 सालों का साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर दिया गया। तो हम ये सब कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम अपना सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे सर 2 सालों का जो हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ना, वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधा P × R/100 का होल स्क्वायर। गुरुदेव काम खत्म बस। प्रिंसिपल हमारा कितना है जनाब, तो प्रिंसिपल जो है हमारा 1100 है, ठीक है। रेट का स्क्वायर, रेट हमारा कितना 11,000 है ना प्रिंसिपल हमारा, तो प्रिंसिपल 11,000 हो गया। रेट का स्क्वायर तो यानी 11 का स्क्वायर 121 और 100 का स्क्वायर मेरे भाई तो 1 2 3 और 4, एकदम मक्खन की तरह आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। 11 को 11 के स्क्वायर के साथ गुना करिए यानी 11 का क्यूब आ जाएगा और 10 से भाग कर दीजिए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये फायदे होते हैं मेरे भाई किसके, फॉर्मूले लगाने के। सक्सेसिव से मुक्ति मिल जाती है। सोचिए अगर 11 की जगह 31% दे दे सक्सेसिव, कितना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला 1% भी आपको मुश्किल नहीं होने देगा, ये मेरी गारंटी है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक मेरे भाई करते चलो फटाफट। यहाँ पे चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया, एमटीएस का एक और प्यारा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए क्या बोला गया है, जब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% के हानि पर बेचा, यदि इसे 1% के लाभ पर बेचा होता तो 42.5 रुपए अधिक मिलते। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, आप समझो ऐसी बात को। क्वेश्चन में कहा कि a person sold an article at a loss of 4%, had he sold at a gain of 1% he would have received इतना मोर। यार मैं वो व्यक्ति हूँ, पहले मैं किसी वस्तु को बेचता था, मुझे नुकसान होता था, अब मैं उसे बेच रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है। मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर, ऐसे समझ लो। पहले मैं किसी पेपर में 4 नंबर से फेल हो जा रहा था और अब मुझे पास मार्क्स से 1 नंबर ज़्यादा मिला है, यानी मैंने कितना कमाया है, 5% कमाया है, ठीक है। पहले 4% का लॉस होता था, अब 1% का फायदा हो रहा है। तो पहले तो मैंने उसमें 4% के लॉस को सुधारा और 1% कमाया, यानी मैंने 5% कमाया मेरे भाई। तो इतना बढ़ाने के चलते मुझे कितना % बढ़ाना पड़ा, 5%। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 42.5 रुपए जो है मेरे भाई, ये कितने का मान है, तो ये 5% का मान है। कितने का मान है, 5% का मान है। अब हमसे कहा गया 18% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अगर 100% के समान में 18 का लाभ कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे, 118 में बेचेंगे कि नहीं। 100 में 10 का लाभ 110 में बेचेंगे, 100 में 20 का लाभ 120 में बेचेंगे, 100 में 18 का लाभ तो कितने में बेचेंगे मेरे भाई, 118 में बेचने वाले हैं। अभी तो सवाल भाई शुरू होगा, देखते चलो। अभी एक से एक बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। 5 से काटोगे तो 5 × 40 50 25 हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लो। 118 का 5 गुना 590 का 0 59 तुम्हारा मन में रहेगा, ठीक है। 118 का 8 गुना 11 × 88 880 और 8 × 8 64 तुम्हारा
ठीक है। तुम्हारा 900 कितना हो गया, तो 944, 944 और 50 कितना, ठीक है 1003 हो जाएगा ना तुम्हारा, यहाँ पे 1003 हो गया। और लास्ट में एक संख्या है तो दशमलव लगा देंगे। ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी अपना फास्ट रखना है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो यहाँ पे। तो पहले 4% का नुकसान था, 1% का फायदा, 5% कमाया। जो दिया गया है वो 5% का मान है और पता कितने का करना है, तो पता 118% का करना है। जितने का मान दिया होता है उससे भाग करते हैं, जितने का पता करना होता है उससे दोस्त गुना करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया वो देखिए। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा ना, क्लास के खत्म होने के बाद एक बार दोबारा से जो है यहाँ पर मेरी वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आप समझ पाएँ। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर। थोड़ी रफ्तार नहीं रखेंगे तो शायद आप 30 के 30 सवाल मुझसे नहीं सीख पाएंगे इस 1.5 घंटे के अंदर में। ठीक है, आइए चलिए। यहाँ कहा गया एक आदमी को किसी स्थान पर पैदल जाने में और वापस आने में 6 घंटे लगते हैं। दोनों तरफ सवारी की यात्रा करके वह 2 घंटे बचा सकता है। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल चलकर जाता है और सवारी करके वापस आता है, पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? मैंने कहा ना कि मुझे जितना इंतजार एमटीएस का पेपर का रहता है उतना शायद मुझे सीजीएल मेंस का नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ नया पूछा जाता है, हर बार कुछ अच्छा पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम अपने शीट में पहले ही करवाते थे। ठीक है, और वैसा ही क्वेश्चन हमारा आया है कि अ मैन टेक्स 6 आवर टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक्स बाय वॉकिंग बोथ वे। वो पैदल जा रहा है और पैदल आ रहा है और उसे कितने घंटे लगते हैं? 6। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी ये फिक्स दूरी हो गई, ये व्यक्ति जाएगा और ये व्यक्ति आएगा, यानी जाते वक्त अगर मान लीजिए उसे TW लगा है, टाइम इन वॉकिंग, और ये भी हमारा कितना लगा है, TW लगा है, तो ये हमारा कितना हो गया? 6 घंटे। तो मेरे भाई 2 TW का मान हमारा 6 घंटे है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बात, यहाँ W2 + W भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलोगे गया भी था पैदल, आया भी मेरे भाई पैदल, कितना लगा? 6 घंटे। तो यहीं से आप मुझे बताओ W का मान कितना हो जाएगा? 2W का मान 6, तो W का मान हमारा 3 हो जाएगा। यानी जाने जाने में पैदल एक तरफ से उसको कितना लगता है? तो 3 घंटा लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा यहाँ पे ही वुड हैव सेव्ड 2 आवर बाई राइडिंग बोथ वे। अगर वो दोनों तरफ गाड़ी चला कर जाता तो उसके 2 घंटे बच जाते। यानी अगर मान लीजिए कि ये इधर से राइड करके जाता, उधर से भी राइड करके आता, तो 2 घंटे बच जाते। 6 में से 2 घटा दो, यानी कितने घंटे लगते? 4 घंटे। R + R का मान 4 घंटे, तो R का मान कितना हो जाएगा? R का मान मेरे भाई 2 घंटे हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? यानी एक तरफ से पैदल जाने में 3 घंटे और उसी तरफ से सवारी करके जाने में कितना घंटे? 2 घंटे। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो बोला गया डिस्टेंस कवर इन वोल जर्नी, दोनों तरफ का जो दूरी है, मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ से और यहाँ से दोनों 20 है, तो मेरे भाई दोनों तरफ की जर्नी अगर 20 है तो एक तरफ की जर्नी कितनी हो जाएगी? तो 10 माइल हो जाएगी। एक तरफ की जर्नी मेरे भाई कितनी हो जाएगी? तो 10 माइल हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में कहा गया एवरेज स्पीड ऑफ द वोल जर्नी बाई वॉकिंग एंड कमिंग बोथ वे। हमको औसत निकालना है। अब औसत कैसे निकालना है? तो ये व्यक्ति है, दूरी इसकी कितनी है? तो दूरी इसकी 10 माइल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? ये व्यक्ति इधर से कैसे जा रहा है? तो यहाँ पर बोला गया इफ ही गोज बाई वॉकिंग, यहाँ पर वॉक करके जा रहा है, और उधर से कैसे आ रहा है? तो उधर से सवारी करके आ रहा है। तो औसत स्पीड बताओ भाई। औसत स्पीड का मतलब क्या होता है? खुद ही बताओ मुझे। तो बोलोगे गुरुदेव औसत स्पीड का मतलब इतना होता है, अगर आप एवरेज जब भी निकालते हैं तो एवरेज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा सर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना हुआ? तो टोटल डिस्टेंस हमारा 10 हो गया, और फिर कितना हो गया? 10, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा 20 हो गया। और टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो टोटल टाइम हमारा कितना होगा? तो जाते वक्त उसे कितना लग रहा है? तो जाते वक्त 3 घंटा, और आते वक्त मेरे भाई कितना लग रहा है? तो आते वक्त 2 घंटा, यानी 5 से काटोगे 4 रहेगा। अब मेरे भाई बताओ क्या 4 इसका आंसर होगा? ठीक है, 4 माइल। ठीक है, अगर आप यहाँ स्पीड के मैटर से भी जाना चाहते हो तो आप स्पीड से भी चले जाओ। बोलोगे सर 2 × x × y, यानी 2 × 10/3, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 2 × ये हमारा हो जाएगा 10/2, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, तो 5 × 10 100, 100/25 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर एवरेज हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज का मतलब यहाँ पर होता है 5 नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे 4 होगा। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर तो रहा हूँ। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये व्यक्ति ने दूरी कितना तय किया? तो 10 मील जाने में, 10 मील आने में, यानी 20 मील उसने दूरी को तय किया। और समय कितना लगा? तो इधर से वो पैदल जा रहा है तो 3 घंटा, और उधर से वो राइड करके आ रहा है, सवारी करके आ रहा है 2 घंटा, तो टोटल टाइम इतना लगा। 20/5 कितना होता है? तो 4 होता है। तो सही उत्तर हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? हम चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, अपने आप को संभाल लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है, संभाल लीजिएगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए, एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है जिसका समानांतर भुजा इतना गज है और इतना गज है और उसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.5 गज है। जमीन की जुताई का जो खर्च है वो 1200 रुपये प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन जोतने में कितने रुपए की राशि लगेगी? बहुत ही प्यारा सवाल कि अ फार्मर लैंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। उसकी जो खेत है वो किस प्रकार के आकार में है? तो ऐसे समलंब चतुर्भुज के आकार में है, ट्रेपीजियम के आकार में है। ठीक है, जहां पर उसकी जो पैरेलल साइड है, ये पहला वाला साइड हमारा कितना है? तो 6.32 यार्ड है। समझ गया मेरी बात को लेके यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कहा गया 7.68 यार्ड हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये वाला दूसरा है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, इसके बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है? 5.5 है। और रेट हमारा क्या है? तो 1200 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, एक यहाँ पर जो है यार्ड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1200। तो उसको कितना खर्चा लगेगा? यार कभी भी इस बात को समझो, ऐसे सवाल कभी भी आते हैं ना, जैसे इस कमरे की पेंटिंग करनी है, खेत की जुताई करनी है, या कुछ भी आपको करना है और आपको कॉस्ट बोले, तो कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा एरिया को रेट से गुना करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्या निकालना है? अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे और उसको गुना करेंगे किसके साथ? रेट के साथ। अब चूंकि आप पढ़ रहे हैं एक ट्रेपीजियम का एरिया किस प्रकार निकालते हैं? तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पर पैरेलल साइड का सम, तो यहाँ 7 और 6 13 और ये हमारा एक 14 यहाँ पर। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर हाफ इनटू इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 14, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये कितना हो जाएगा? 5.5। और रेट की बात अगर हम करें तो रेट हमारा कितना है? तो 1200 का रेट हमारा चल रहा है। तो यहाँ 1200 गुना कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, दशमलव हटा दोगे तो तुम्हारा नीचे 10 आ जाएगा। 0 से तुम्हारा 0 का सत्यानाश, 2 से अगर काटोगे तो मेरे भाई 7 बार में। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। पहली बात, यहाँ 12 का 5 गुना 60, देखो यहाँ एक 0 रख लो पास में। 12 पचे 60 का 0, 12 पचे 60 और 6 हमारा 66, 7 इंटू 66। ठीक है, 7 छक 42, 7 छक 42 और 2 हमारा 44। यहाँ पर 44,200 रुपये का, सॉरी 46,200 रुपये का मेरे भाई खर्चा आएगा। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 46,200 रुपये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर कॉस्ट निकालना है, टोटल का टोटल अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो क्या करना होगा? एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन इसके पहले सिलेक्शन फेज के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन फेज में अगर हम बात करते हैं तो फेज नंबर 9, फेज 10, फेज 11 सब में आया हुआ है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा मेंस में भी आया और अब मुझे ये सवाल एमटीएस में देखने को मिला है। शीट में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने अपने रेशियो वाले शीट में पेड बैचेस में डाल रखे हैं और बच्चे को बाकायदा हम बताते भी हैं, सिखाते भी हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने नहीं सीखा कभी यूट्यूब पे, अब आज आपकी बारी है सीखने को, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे भाई क्या कहा गया है जरा देखिए। कहा गया है इन अ पार्टी हॉल there are people in blue and red dresses. The ratio of number of men in blue to women in red is 3:7. The ratio of men in red to number of women in blue is 2:1. If the ratio of number of people in blue to number of men in red यहाँ पर जो है वो 35:76 हो जाएगा. What is the ratio of number of men to number of women? अब ऐसे सवाल मेरे भाई आते हैं, कभी भी ऐसे सवालों को ध्यान दीजिएगा। ये इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे, इतना ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन आपको कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर बोलोगे भाई जो भी लोग होंगे ना उनको 2 टुकड़ों में बांटा गया है। पहली बात तो एक तो मेरे भाई यहाँ पर ब्लू की कहानी चल रही है और दूसरा यहाँ पर रेड की कहानी चल रही है। फिर उसके बाद ब्लू में भी जितने लोग हैं ना उसको मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा मैन होगा और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर वुमेन होगा। तो हम एम और डब्ल्यू लिख देते हैं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे कि एम हो गया और ये वुमेन हो गया। रेड में भी 2 भाग होंगे, एक मेरे भाई यहाँ पर मैन होगा और एक हमारा क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। जैसे जैसे कथन दिया गया है वैसे वैसे आप इसको पढ़ते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि मैन इन ब्लू टू वुमेन इन रेड। ठीक है, यानी यहाँ पर ये मैन इन ब्लू है तो मैन इन ब्लू को हम कितना बोलेंगे? तो ब्लू में मैन का रेशियो 3x होगा और यहाँ पर जो है रेड में वुमेन का रेशियो 7x होगा। तो रेड में वुमेन का वैल्यू कितना होगा? 7x। किसकी रेशियो को जब भी हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम उनके साथ कोई वेरिएबल लगाते हैं। ये 3:7 क्या है? 3 उन लोगों की संख्या है जो पुरुष हैं और ब्लू कलर में है, तो जो पुरुष हैं और ब्लू कलर में है यानी 3x हो गया। 7 उन लोगों की संख्या है जो महिला है और रेड कलर में है, जो महिला है और रेड कलर में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है
एक भाई कहता है वुमेन टू पिंक लवर्स होती हैं सर। अच्छा अभी फिलहाल तुम पढ़ लो, यहाँ लवर लवर वाला मत किया करो यहाँ पे। चलो आओ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, तुम है ना मतलब आज की देखते रहोगे यहाँ पे। चलो आओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्या बोला गया, रेशियो ऑफ मैन इन रेड, मैन इन रेड, ठीक है, और वुमेन इन ब्लू। तो ये मैन की संख्या है जो रेड में है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मैन की संख्या जो रेड में है, यानी ये कितने हैं तो 2i है। और ये किसकी संख्या है मेरे भाई 1, ये वुमेन की संख्या है जो ब्लू में है, तो वुमेन की संख्या ब्लू में है यानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, तो नेक्स्ट मेरे क्वेश्चन में कहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू टू नंबर ऑफ पीपल इन रेड। पूरे के पूरे ब्लू का और पूरे के पूरे रेड का रेशियो दिया गया है। तो ब्लू में कितने लोग हैं मेरे भाई, तो ब्लू में हमारा 3x प्लस वाई है, ये हमारा टोटल हो गया। और रेड में कितने लोग हैं, तो ये हमारा 2y प्लस 7 है, ये रेड हो गया। ब्लू और रेड का हमारा रेशियो दिया है और वो हमारा कितना है, तो 35:76 है। कितना है, तो 35:76 है। बस x और y का रेशियो निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई का रेशियो निकाल लो मेरे भाई, खेल खत्म, यहीं से सवाल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो एक्स और वाई का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए 76 को इधर 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 18 228 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 76 को अगर आप y के साथ गुना करेंगे 76y हो जाएगा। और अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा हमारा, 70 35 इंटू 2 70y हो जाएगा। और 35 का साथ गुना 7 तिरके 21 और 7 पचे 35 245 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 245 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हमने लिखा ही नहीं x है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना x हो जाएगा। अब ज़रा सही से देखो 76 में से 70 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और 245 में से 228 घटा दो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 17x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहीं से हमारा y अपॉन x का मान जो है वो हमारा कितना आ गया, 17/6 आ गया। आप इसको रेशियो का भी नाम दे सकते हो और आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर ये जो हमने निकाला है ना, ये इनकी वैल्यू निकाली है। y का मान 17 हो गया, x का मान कितना हो गया, 16 हो गया। आप ऐसे मान के चल लीजिए, हालांकि इसको वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, अभी रेशियो निकालने के लिए तो इसको वैल्यू का नाम दे ही सकते हैं। तो यानी 17 हो गया और 6 हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो कितने मेन थे और कितने वुमेन थे, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई मेन की संख्या को और अगर हम बात करते हैं वुमेन की संख्या को, तो रेशियो कितना था, यहाँ मेन कितना है, 3x है मेरे भाई। 3x का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मेन की संख्या 2y है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई, तो 2 इंटू हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला गया, वुमेन की संख्या। यहाँ वुमेन कितनी है, y का मतलब कितना हो गया, तो 17 हो गया। और यहाँ वुमेन की संख्या कितनी है, तो 7x हो गया, तो 7 इंटू x का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 34 और ये हमारा हो गया 18। 34 और 18 कितना होता है, 52, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 52। हालांकि 52 से एक आ चुका है बट कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 इंटू 6 42 और 17 हमारा कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व करने के बाद ही आप आंसर बता पाते, बिना सॉल्व किए तो बता ही नहीं पाते। ध्यान रखिए इस बात को लेकर। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो इसको पूरा सॉल्व करना होता है, पूरा बनाना होता है, ठीक है। ब्लू में जितना रेशियो है उसको लिखा, रेड में जो रेशियो है मेरे भाई उसको लिखा, फिर टोटल को तब जाके सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू लेकर आए और तब मैन और ओपन की हमने क्या बताई, वैल्यू बताई, ठीक है। चलिए आइए बताएंगे, अभी होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा है। कोई बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है और चीनी का लागत मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलो प्रत्येक पैकेट की जगह पर 100 ग्राम निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का लाभ कितना होगा। भाई मैंने पहले ही आपको कहा है, ठीक है। और क्या कहा है कि जब भी अगर आपको मान लीजिए कि प्रॉफिट निकालना हो, स्पेशली किस केस में, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के केस में, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर बेईमान दुकानदार की तो आदत ही रही है शुरू से बेईमानी करने की, वो बेईमानी पर ही जिंदा रहता है, हमेशा बेईमानी करते रहता है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो बेईमान दुकानदार में जब भी आपको निकालना हो तो आप यहाँ सीपी लिखते हैं और आप यहाँ क्या लिखते हैं, तो एसपी लिखते हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को लेके।
चलो एक छोटा सा काम आ गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था, सर मैडम आ गई थी। हाँ हाँ तुम्हारी मैडम आई थी, उन्हीं से मिलने गए थे हम, ठीक है। मैडम आ गई थी, गजब हाल है, मतलब तुम लोगों को खुशी मेरी देखी नहीं जाती है, ये बताओ पहले। 2 मिनट साइड में हटे नहीं, मैडम आ गई थी, लग रहा है उन्हीं के पास गए थे। पढ़ लो नालायक, ठीक है। तो यहाँ बेईमानी कैसे चल रही है, हम तुमको बेईमानी बढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पर कहाँ चूर हो आशिकी में, पढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कहा गया बेईमानी के बारे में। अब बेईमान दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है, एक तो रेट बढ़ाकर बेईमानी करेगा, दूसरा मिलावट करके बेईमानी करेगा, तीसरा मेरे भाई कम वजन दे के बेईमानी करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वो सामान को खरीदता 40 में है और बेचता 45 में है। तो खरीदता 40 में है और बेचता कितने में है, तो 45 में है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1 किलो के जगह पर वो 100 ग्राम डंडी मार देता है। कहने का मतलब वो सामने वाले से पूरा का पूरा 1000 का पैसा, जैसे मानो 1 ग्राम का कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम का कीमत कितना रहा होगा, 1000 रुपये। तो मैंने आपसे कितने रुपए लिए, आप इमेजिन करो, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, मैंने कहा 1000 ग्राम की कीमत दे दो, आपने मुझे 1000 रुपये पकड़ा दिए। तो मैंने आपसे पैसा कितना लिया, 1000, यानी मैंने बेचा कितने का है, 1000 का। बट मुझे पता है कि मैंने अपने जेब से उसमें 100 ग्राम कम दिए हैं, यानी 900 ग्राम ही दिए हैं। यानी मैंने अपने जेब से कितना लगाया है, तो 900 ग्राम लगाया है, यानी 900 रुपये का सामान। तो 900 की इन्वेस्टमेंट डाल के मैं 1000 रुपये कमा लेता हूँ, 900 रुपये की इन्वेस्टमेंट डालता हूँ, बेईमानी करके 1000 कमा लेता हूँ। बस यहाँ पर हो गया मेरे भाई, 1 2 और 3 0 से पूरा का पूरा 3 0 खत्म। 9 से हमारा कितनी बार में, 5 बार में खत्म। रेशियो हमारा 4:5 आ गया। 4 के सामान को 5 में बेचा गया है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 1 का मेरे भाई फायदा कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। पूरी दुनिया को पता है 1/4 कितना होता है, तो 25%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया भाई मेरे बात यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर सवाल, बहुत ही प्यारा, ठीक है। आइए इस सवाल में क्या कहा गया है, देखिए कहा गया है सुरेश अकेला 1 दिन में 1 घंटा काम करके 10 दिनों में काम को कर सकता है। शालू अकेला उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 2 घंटे में कर सकती है। उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें 1 दिन में कितने घंटे साथ मिलकर काम करना होगा, आधा घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सवाल पढ़िए और आंसर टिक करिए, बात खत्म। कैसे करेंगे आप देखिए, पहला व्यक्ति यहाँ पर कौन है, तो सुरेश है। रोज के रोज वो 1 घंटा काम करता है और 10 दिन तक काम करता है। आप ऐसे देखो कि यार यहाँ पर काम करने के लिए कितने घंटों की आवश्यकता है, तो बोलोगे यार मैं 1 घंटा काम करने आता हूँ इंटू 10 दिन, यानी सुरेश अगर काम खत्म करना चाहता है तो सुरेश को 10 घंटे लगेंगे। सुरेश को मेरे भाई कितना लगेगा, तो बोलोगे सर सुरेश को है ना 1 घंटे के हिसाब से 10 दिन, यानी सुरेश को काम करने में 10 घंटे लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर शालू की बात करते हैं। शालू रोज के रोज मेरे भाई 5 घंटे काम करती है, बहुत मेहनती लड़की है, लेकिन आती मात्र 2 दिन है। तो अगर हम शालू की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी शालू है मेरे भाई, उसको क्या कहानी है, तो यहाँ पर वो 5 घंटे के हिसाब से 2 दिनों में काम निपटाती है, यानी 10 घंटे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि चाहे सुरेश हो या शालू हो, दोनों को तो समय बराबर लग रहा है, और जब 2 व्यक्तियों का समय बराबर होता है तो यानी उनकी क्षमता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी जो पोटेंशियल सुरेश की है वही पोटेंशियल यहाँ शालू की है। अगर दोनों से हम बराबर समय काम कराएं, दोनों के दोनों बराबर काम करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, सेम हो गई, जितना काम सुरेश करेगा उतना ही काम शालू करेगी। भेदभाव मेरे भाई कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब समझो, कहा गया हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 दिन, ठीक है। रोज की रोज वो कितना घंटा काम करेंगे और साथ मिलकर मेरे भाई काम करेंगे कि पूरा का पूरा काम 10 दिनों में निपट जाए। 2 लोग अब काम कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो, 2 लोग काम करते हैं और मानो कितने दिनों तक, x घंटे तक काम कर रहे हैं, और यहाँ कितना काम करना है, तो 10 घंटे तक काम करना है। समझना मेरी बात को, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। चाहे शालू काम करे चाहे सुरेश काम करे, काम तो 10 घंटे का ही है। अब जैसे मानो इस कमरे को बनाना है, मैं यहाँ मान लो राम को बनाता हूँ, तो राम भी इस पूरे के पूरे कमरे को 10 घंटे में डेकोरेट कर देता है। मैं श्याम को बुलाता हूँ, वो भी पूरे के पूरे कमरे को 10 घंटे में डेकोरेट कर देता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस कमरे को डेकोरेट करने के लिए 10 घंटों की आवश्यकता है? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैं बोलूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ राम और श्याम दोनों आ जाए, यानी कितने व्यक्ति आ गए, 2 व्यक्ति, और वो डेली के हिसाब से x घंटा काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 10 में। तो यानी x का मान यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर बोलोगे
बोलोगे सर देखो 0.5 आवर, कैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा। देखो कि हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 दिन। अब देखो पूरा का पूरा काम उन्हें 10 दिनों में कंप्लीट करना है, तो पूरा का पूरा काम उन्हें कितने दिनों में कंप्लीट करना है? 10 दिनों में। तो यहाँ पर बोलोगे वो रोज़ कितने घंटे काम करेंगे, रोज़ कितने घंटे काम करेंगे? बोलोगे सर 10 घंटे का काम है और 10 घंटे के काम को 10 दिनों में निपटाना है, यानी रोज़ के रोज़ कितना काम करना होगा? तो उन्हें 1 घंटा काम करना होगा। वो लोग मिलकर कितना घंटा काम करेंगे? तो 1 घंटा, यानी डेली उनको कितना काम करना है? 1 घंटा। तो मेरे भाई 2 लोग यहाँ पर मिलकर अगर 1 घंटे में काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना काम करेगा? तो मेरे भाई आधा घंटा। आप आसान भाषा में बोलोगे 0.5 आवर। ठीक है, तो हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर, ठीक है, इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क, तो आधा घंटा के हिसाब से। और इतना ना कॉम्प्लिकेट करके बहुत आसान में हम ये बात कह सकते हैं यार काम 10 घंटे में कंप्लीट करवाना है। आप थोड़ा ऐसे मेरे बातों को रिलेट करो, काम 10 घंटे में कंप्लीट करवाना है। अब मैं भाई ऑप्शन आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति आधा घंटा काम करता है और दूसरा भी आधा घंटा काम करता है, तो मिलकर यहाँ पर 1 घंटा काम कर लिए और 1 घंटा इंटू 10 दिन उनका 10 घंटे का काम पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो हमारा वीओडी बैच बता दीजिएगा। 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है। वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे। सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव पढ़ना है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद। लव यू ऑल मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू।